चलो आज की क्लास में अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल पार्ट में। ठीक है, कल तक अपन थ्योरेटिकल पार्ट देख लिए थे, अब अपन आज की क्लास में बात करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। तो ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है ना, एक बार इसको आप ध्यान से देखो। ये फॉर्मेट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ क्या दिख रहा है? सीरियल नंबर। फिर क्या दिख रहा है? ट्रांजेक्शन्स। फिर ऊपर में दो कैटेगरी में मैंने बांटा है इसको, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अंदर आप देखोगे तो अकाउंट कौन सा खुलेगा वो है, अकाउंट का नेचर क्या, आप किस कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, और वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है अपने को वो देखना है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के अंदर भी सेम आपको देखने को मिलेगा। अब 2 मिनट के लिए आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है? 3। पहला क्या था? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ठीक है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। मॉडर्न अप्रोच में कितने कैटेगरी में बांटा गया था? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल्स, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अपने को उन सभी चीजों का ध्यान रखना है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, कौन सा अकाउंट खोलोगे जर्नल एंट्री करते समय, और उसका नेचर क्या रहेगा। चलो एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ 35 से 36 ट्रांजेक्शन्स है। पहला ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ₹5 लाख। ठीक है, मैं इंग्लिश भी इतनी इजी वाली यूज कर रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी आसानी से इसको समझ जाए, है ना। बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगाकर, कितना रुपया? 5 लाख रुपए लगाकर। यहां पर क्या होगा पहले बताओ। हम बात करेंगे भी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। कौन सा अकाउंट खुलेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। आप कभी भी अकाउंटिंग करते हो तो अपने आप को बिजनेस के अंदर रख के अकाउंटिंग करनी है, और बिजनेस को और उसके मालिक को हम अलग अलग मानते हैं, है ना। तो बिजनेस का मालिक पैसा दे रहा है, तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश आया। और बिजनेस का मालिक देने वाला है, गिवर है। तो जब भी बिजनेस का मालिक कुछ बिजनेस को देता है ना, तो हम उसको बिजनेस के मालिक के नाम से अकाउंट नहीं खोलते, उसको कैपिटल अकाउंट के नाम से खोलते हैं। तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे? हमारे 2 अकाउंट खुलेंगे, एक कैश और दूसरा कैपिटल। अच्छा, एक कैश खुलेगा और दूसरा क्या खुलेगा? कैपिटल। अब आप मेरे को बताओ, कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है और कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है। कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा? पर्सनल में जाएगा। और कैश जाएगा किस में? रियल में। जो गीवर होता है, गीवर, उसको क्रेडिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? कैश मतलब व्हाट कम्स इन बिजनेस। ठीक है, हाँ, वो रियल का है। देखते जाओ कौन सा अकाउंट खुलेगा यहाँ पे? कैश। ठीक है, उसका नेचर क्या है? रियल। और इसका डेबिट कर रहे हो आप, है ना। कैश और रियल इतना लिख दिए, और कॉलम तो डेबिट वाला ही कॉलम है। और यहां पर कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैपिटल। इसका नेचर क्या है? पर्सनल। आप चाहो तो यार छोटा छोटा लिख सकते हो, रियल अकाउंट कैश को क्यों डेबिट किए? क्योंकि बिजनेस में वो आया। ठीक है, और कैपिटल को क्यों क्रेडिट किए? क्योंकि वो गिवर था हमारा, बिजनेस का ओनर। ये हमने अभी जो अकाउंटिंग करी, डेबिट क्रेडिट सेट किया, किस बेसिस पे किया? ट्रेडिशनल अप्रोच के बेस पे। अब अपन इसी चीज को कौन से अप्रोच के हिसाब से करेंगे? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है बताओ। कैपिटल और कैश अकाउंट तो यही दोनों खुलेंगे, ये मैं लिख देता हूं, कैश और कैपिटल अकाउंट तो यही दोनों खुलेगा। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इसको कौन से नेचर में क्लासिफाई करेंगे? कैश हमारा एसेट है और कैपिटल हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है, ये क्या है? एसेट। और ये क्या है? अब आपको पता है एसेट बढ़ता है, तो एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ये हमारा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अब देखो, इसी चीज से घुमा फिरा के कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़े, चलो।
सेकेंड नंबर में आ जाओ। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹3 लाख। आपने 3 लाख का माल खरीदा, कैश में खरीदा। तो यहां पर 2 मिनट ध्यान लगाओ और बताओ क्या ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे, ठीक है, और उसका अकाउंट का नेचर क्या होगा। सुनना ध्यान से। जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स मतलब माल, गुड्स से आप क्या समझते हो, मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूं वो मेरे लिए गुड्स है। जैसे ये टेबल वेबल पड़े हैं, बेंचेस पड़े हैं जिसमें आप लोग बैठे हो, क्या मैं इसको बेचने के लिए लाया हूं कि यूज करने के लिए लाया हूं, ये मेरे लिए एसेट हो गया। लेकिन अगर मेरी फर्नीचर की दुकान होती और मैं इसको बेचने के लिए लाता, मतलब इसका व्यापार करता, तो मेरे लिए यही फर्नीचर गुड्स बन जाता। ये कंप्यूटर जिसके माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए अभी एसेट है क्योंकि मैं इसका यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरी कंप्यूटर की शॉप होती, मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए यही कंप्यूटर क्या हो जाता, गुड्स। तो गुड्स का मतलब होता है जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिसका हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसको डालते परचेस अकाउंट में, और जब हम बेचते हैं तो उसको दिखाते हैं हम कौन से अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। तो यहां पर आपके कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे मेरे को बताओ। एक अकाउंट खुलेगा आपका परचेस, और क्योंकि कैश में आपने खरीदा तो कौन सा अकाउंट खुलेगा, कैश। तो यहां लिख दूं परचेस, और यहां क्या लिख दूं, कैश। अब परचेस को मैंने इधर क्यों लिख दिया, कैश को उधर क्यों लिख दिया, इसके पीछे 2 मिनट चर्चा करते हैं। मतलब डेबिट साइड में क्यों लिखा, क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, सुनो। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते हो क्या होता है, क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। जो भी एक्सपेंस है और लॉस है उसको क्या करते हैं, डेबिट, और प्रॉफिट और इनकम या गेन को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो परचेज जो है ना, परचेज एक प्रकार से हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब आप दोनों को देखोगे ना, अकाउंट के टाइप को और नेचर को देख के, तो आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाएगा। डेबिट किया है हमने परचेस को, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए खर्चा है, वो एक्सपेंडिचर है। और कैश को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया क्योंकि हमने खरीदा तो हमारे पास से कैश गया, व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है ना, व्हाट गोज आउट, तो उसलिए हमने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया। अब मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से यहां पर परचेस और कैश तो आएगा ही, परचेस और कैश तो आएगा ही। तो उसको कैसे हम डेबिट क्रेडिट में सेट करेंगे ये बताओ। परचेस हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका, और कैश जाने से आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एसेट की कमी, इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है मेरी बात। ऐसे करते करते अभी हमने कितने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिए, 2। मैं कुछ 35-36 ट्रांजेक्शन करवाऊंगा, तो आप लोगों को बस ध्यान से सुनना, मेरी थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, क्योंकि अपन उस चीज से एक बार हमारा माइंड प्रोसेस करना चालू कर दिया ना, तो फिर हम इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पर आ जाओ। थर्ड नंबर पर क्या है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का माल आपने उधारी में खरीदा। तो उधारी में खरीदा तो हमारे पास गुड्स तो आया, मतलब हमारा खर्चा हो गया एक ठोक, लेकिन पैसा गया क्या आपकी जेब से, पैसा नहीं गया। पैसा नहीं गया मतलब सामने वाले को अब आपने वो पैसा बाद में लौटाओगे, तो एक कर्जा करके बैठ गए, है ना। चलो, अब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बात कर रहा हूं। गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदा मतलब परचेस, परचेस मतलब आपके लिए खर्चा है, तो परचेस लिखो। जिससे खरीदे तो सामने वाला आपको गुड्स दिया, गिवर है, गिवर है कि नहीं। तो यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा है तो अपन क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिटर, क्रेडिटर, या फिर वेंडर भी लिख सकते हो।
मतलब सामने वाले से जिससे खरीद रहे हो वो आपको दे रहा है, तो गिवर को क्या करते क्रेडिट, और परचेस को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खर्चा है हमारे लिए। तो परचेस को कौन से कैटेगरी में मैं डाल रहा हूं, नॉमिनल, और क्रेडिटर को कौन से कैटेगरी में डाल रहा हूं, पर्सनल की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, अगर आप वेंडर अकाउंट नाम खोलोगे, वेंडर किसी संस्था का नाम या किसी इंसान के नाम से अगर करोगे तो पर्सनल, और क्रेडिटर मतलब मैं ग्रुप ऑफ अकाउंट की बात करो तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, तो यहां पर मैं क्रेडिटर को काट के वेंडर लिख दूं, क्योंकि जर्नल एंट्री में हम नॉर्मली उसी के नाम से एंट्री करते हैं, वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब सेलर। ठीक है, तो इसको मैं कौन से अकाउंट में डाल दूं, पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब आप इसमें आ जाओ मॉडर्न अप्रोच वाले में। मॉडर्न अप्रोच वाले में क्या लिखा है, क्या करेंगे, परचेस और वेंडर तो होगा ही, परचेस और वेंडर तो हो गई, तो परचेस मतलब हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा, और वेंडर मतलब एक लायबिलिटी बन गई, तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, फोर्थ नंबर पे आ जाओ, परचेस रिटर्न। गुड्स ऑफ ₹50,000 रिटर्न टू वेंडर। वेंडर को हमने 50,000 का माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। खरीदे थे तो माल आया है, बेच रहे तो माल जा रहा है, मतलब कुल मिला के खरीदे थे तो हमारा खर्चा बढ़ रहा था, मतलब एक प्रकार का खर्चा था। अब वापस जब आ रहा है, मतलब वापस जब हम कर रहे हैं तो आपका खर्चा कम हो रहा है कुल मिला के, है ना। तो यहाँ कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, अब जिसको वापस माल बेच रहे हैं हम, वो रिसीवर बन गया, वो क्या बन गया, रिसीवर। तो यहां पर लिखोगे वेंडर, और यहां पे आप क्या लिखोगे, ध्यान से समझना मेरी बात। परचेज जब किए थे तो हमने उसको कौन से कैटेगरी में डाला था, खर्चा माना था, एक्सपेंस माने थे। और परचेस रिटर्न मतलब वो ये चीज आपके खर्चे को कम करती है, तो एक प्रकार से इनकम है हमारी, है ना, इनकम या गेन है। तो वेंडर को कौन से अकाउंट में डालोगे, और परचेस रिटर्न को नॉमिनल, फायदा हो रहा है हमको। और मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, वेंडर और परचेस रिटर्न। वेंडर जो है ये कौन से में जाएगा, लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, और परचेस रिटर्न मतलब ये आपका खर्चा जो है, खर्चा कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही नहीं, खर्चा कम हो रहा है। पांचवे में आ जाओ, पांचवे में बात करेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने 7,50,000 का माल जो है कैश में बेचा, कैश में बेचा तो पैसा आया, और गुड्स गया, मतलब एक प्रकार से आपकी क्या है, इनकम हो गई, सेल्स है, रिवेन्यू है। तो यहां लिखोगे कैश, और यहां लिखोगे क्या, कैश क्यों लिखे, क्योंकि रियल अकाउंट है, सेल्स क्यों लिखे, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। अब इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, कैश, और दूसरा क्या लिखोगे, सेल्स। कैश किस में जाएगा आपका, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स मतलब रिवेन्यू में जाएगा। ठीक है, रिवेन्यू या इनकम। चलो पांचवे के बाद छठवें नंबर पे है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ₹2 लाख उधारी में माल बेचे, तो उधारी में माल बेचे तो पैसा तो आया नहीं हमारे पास, तो सामने वाला जिसको बेच रहे वो हमारा कस्टमर हो गया एक प्रकार से, या डेटर हो गया।
तो ठीक है, तो उसको परचेसर या बायर बोलेंगे अपन, है ना, वेंडर और बायर। तो इसको कस्टमर लिख दूं, कस्टमर, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सेल्स। ध्यान से समझना, परचेस जब किए थे तो गुड्स नहीं लिखे थे, परचेस लिखे थे, बेच रहे तो अब क्या लिख रहे अपन, सेल्स। कस्टमर कौन सा अकाउंट है, और सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। यहां पर भी सेम, कस्टमर और सेल्स। तो कस्टमर में आपका क्या जाएगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, वो एसेट, क्योंकि पैसा लेना, एसेट बढ़ रहा है। सेल्स मतलब आपका खर्चा जो है, तो सॉरी, आपकी एक इनकम बढ़ रही है, रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू बढ़ रही है आपकी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट डाउट है तो। हाँ राजदीप, आप ठीक बोल रहे हो, डेटर भी लिख सकते हैं। डेटर लिखेंगे ना अगर मान लो यहाँ पे डेटर लिखेंगे, तो फिर आपका पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी से चेंज होकर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो डेटर, तो आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखोगे। और नॉर्मली अकाउंटिंग जब करते हैं, इंडिविजुअल सेल हो रही है ना, तो इंडिविजुअल सेल के केस में अपन सामने वाले बंदे के नाम से ही एंट्री करते हैं, फिर बाद में उसको अपन उस ग्रुप में क्लासिफाई करके दिखाते कि इतने सारे लोग हमारे डेटर से करके, ठीक है। तो 6 ये हमारा हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7th में, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब जो आपने माल बेचा था वो आपका क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, बेचा हुआ माल या बिका हुआ माल वापस आ रहा है। तो रिवर्स एंट्री मार दे, सेल्स रिटर्न पूरा लिख देता हूं, गुड्स रिटर्न बाय, गुड्स ऑफ ₹20,000 रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है। तो गुड्स आ रहा है आपके पास वापस, तो यहां पर क्या होगा, सेल्स रिटर्न, क्या होगा, सेल्स रिटर्न। और क्या आ रहा है, सॉरी, क्या होगा, कस्टमर का अकाउंट, वो गिवर बन गया, तो सेल्स रिटर्न आपका जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, और ये जाएगा आपका किसमें, पर्सनल अकाउंट में। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगला सेल्स रिटर्न, कस्टमर। सेल्स रिटर्न को हम यहाँ क्या मान रहे हैं, रिवेन्यू कम हो गई आपकी, और कस्टमर मतलब आपके एसेट भी कम हो गए, इस तरीके से। तो 7 मैंने अभी तक ये बताया, इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं लिस्ट है मेरे पास, मैं लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ लाइन से। आगे बढ़ जाए, 8वें नंबर पे आ जाओ, एसेट्स परचेज्ड फॉर कैश। आपने कैश में एसेट खरीदा तो क्या होगा, ₹50,000, आपने 50,000 का एसेट कैश में खरीदा, तो क्या हुआ, एसेट आया और क्या गया, और दोनों ही कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो जो आता है उसको डेबिट करते हैं। तो एसेट जब भी खरीदते तो उसको एसेट के नाम से ही दिखाते, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर, ठीक है, मशीन खरीदे तो मशीन, जो एसेट का नाम होगा उसके नाम से दिखाना है। और क्या गया हमारे पास से, कैश, और दोनों ही कौन से नेचर के अकाउंट है, रियल, ठीक। अब अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखोगे तो एसेट लिखोगे ही, और यहां पे भी क्या लिखोगे,
एसेट मतलब कैश, एक एसेट बढ़ रही है आपकी और एक एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है आपकी। एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। सिद्धार्थ अपन है ना अभी जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, अपन ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है और किस रूल के एप्लीकेशन के कारण वो बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। एसेट परचेज फॉर कैश हो गया, 9 नंबर पे आ जाओ। एसेट परचेज्ड फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। उधारी में खरीद रहे हो, तो उधारी में खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ा आपका, एक एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा सॉरी, एक रियल अकाउंट है तो मतलब एसेट आया आपके पास, रियल में जाएगा। और जो उधारी में दिया तो वो एसेट दे रहा है ना आपको, गिवर है ना, तो आपकी क्या लिखोगे, वेंडर अकाउंट। कौन सा अकाउंट लिखूं, ये पर्सनल अकाउंट, गिवर है इसलिए। और यहां पर अगर आप देखोगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो एक एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ी और आपका वेंडर जो एक लायबिलिटी बढ़ गई कि नहीं, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, 10 नंबर पे आ जाओ। एसेट सोल्ड ऑन कैश, आपने एसेट बेच दिया, होती है ऐसी स्थिति आ जाती है कि एसेट बेचना पड़ जाता है कभी कभी, तो क्या होगा, कैश आएगा और क्या जाएगा, एसेट। और दोनों ही कौन सा अकाउंट है, रियल। और इसके हिसाब से एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है ना, तो यहां पर कैश बढ़ा और यहां पे क्या होगा, एसेट आपका कम हो रहा है। ठीक, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, वो एक तराजू की तरह काम करता है। ये तराजू है मान लो, ये साइड कौन सा है, एसेट, और ये साइड कौन सा है, एबिलिटी। मान लो इधर 10 किलो की एसेट पड़ी है अपने पास और इधर 10 किलो की क्या पड़ी है, लायबिलिटी, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है। अगर आप यहां से 1 किलो निकाल देते हो, अगर आप यहां से 1 किलो निकाल देते तो डिसबैलेंस हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए या तो 1 किलो लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी तो बैलेंस होगा, या फिर 1 किलो एसेट हमको और जोड़ना पड़ेगा। समझे मेरी बात को, तभी बराबर होगा। या तो आपको इसी साइड में एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर आपको अगले साइड में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हर चीज के लिए अप्लाई होता है, जो चीज एक दूसरे के विपरीत है, जैसे एक्सपेंस और लॉस और इनकम और गेन, तो एक चीज बढ़ता है तो एक चीज कम होता है, इस तरीके से। तभी वो सारी चीजें अकाउंटिंग के अंदर हम क्या पढ़ रहे, डबल एंट्री सिस्टम। एक ट्रांजेक्शन दो चीजों के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये खास करके मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, तो एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, पक्का वो एक ही साइड की होंगी फिर चीजें। और एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी भी चीज कम हो रही है, तो मतलब वो अपोजिट साइड की चीजें। एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, मतलब वो भी अपोजिट साइड की ही चीज होगी। फिर एसेट लायबिलिटी एक साथ बढ़ेगा या फिर एक साथ कम हो सकता है। एक एसेट बढ़ा और एक लायबिलिटी कम हुई तो बैलेंस नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। एसेट बढ़ा तो दूसरा एसेट कम होगा, या लायबिलिटी बढ़ी तो दूसरी लायबिलिटी कम होगी, तब वो एडजस्ट होगा। लायबिलिटी बढ़ रही है तो पक्का उधर एसेट भी बढ़ेगी, और लायबिलिटी कम हो रही है तो एसेट भी कम होगी। इस तरीके से बैलेंस होती है चीजें। चलो 11 नंबर पर आ जाओ। एसेट खरीद लिए, अच्छा एसेट अब अपन उधारी में बेच रहे हैं, तो
एसेट अगर हमने उधारी में बेचा तो क्या गया और क्या आया? आया तो कुछ नहीं, गीवर बन गया सामने वाला, तो हमारा खरीदने वाला है ना, तो ये कस्टमर। कस्टमर कौन सा अकाउंट बन गया? और एसेट गई इसलिए रियल है ना। और इधर कस्टमर और एसेट। कस्टमर एक हमारा एसेट है, तो ये देखो एसेट बढ़ी, दूसरी एसेट क्या हो गई? अब आप सोच के देखो, बैलेंस शीट जब बनाओगे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो थोड़ा बहुत पता ही होगा। हमारी एक एसेट यहाँ पर दिख रही होगी, मान लो 20,000 की, ये वाली एसेट हम बेच दिए, तो इस एसेट को या तो कैश में बेचोगे या फिर किस में बेचोगे? उधारी में। कैश में बेचोगे तो एसेट गायब हो जाएगी, इसके बदले क्या आ जाएगा? कैश 20,000 आ जाएगा। अपना रूप चेंज कर लिया, लेकिन है तो एक ही साइड में। अगर कैश में नहीं बेचे तो आपने उसको उधारी में बेच दिया, तो 20,000 का आपको यहाँ पे डेटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं। चलो, कौन सा नंबर चल रहा था हमारा? 11 ना। अब हम बात करेंगे 12 नंबर की। 12 नंबर, एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंस का पेमेंट किया हमने तो क्या होगा? एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? कोई खर्चा, मतलब एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में खर्चों को क्या किया जाता है? डेबिट। अब एक्सपेंस का पेमेंट आप कैश में कर रहे हो तो क्या होगा? पेड बाय, एक मिनट ऐसा लिख दो, बाय कैश और बैंक। या तो आपने कैश में किया पेमेंट या बैंक से किया, कुल मिला के आपके पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, बैंक को हटा देते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसको नेक्स्ट वाले में ले लूंगा मैं। तो खर्चा हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ क्या लिखोगे? एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का जो भी नाम होगा वो डालोगे, सैलरी, रेंट, जो भी वेजेस वेजेस जो भी होगा। और पैसा जा रहा है तो कैश कौन सा अकाउंट आता है? रियल। नॉमिनल और ये रियल। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? एक्सपेंस को क्या करते हैं? एक्सपेंस बढ़ता है और कैश हमारे लिए एसेट है, कम हो रही है। 13 नंबर में आ जाओ, एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स। बैंकिंग चैनल मतलब आपने या तो चेक से पेमेंट किया या ऑनलाइन ट्रांसफर मारा, यूपीआई किया, जो भी किया आपने, है ना, बैंकिंग के थ्रू आपने पेमेंट किया, तो खर्चा तो हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास से कैश नहीं जाएगा, आपका पेमेंट कौन करेगा आपके एवज में? बैंक। तो बैंक गिवर बन गया कि नहीं? तो यहाँ लिखोगे बैंक। तो एक्सपेंस आपका क्या हो गया? और बैंक क्या बन गया आपका? पर्सनल। बैंक एक संस्था है, बैंक एक संस्था है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, इधर एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, और उधर बैंक जो है आपका कौन से साइड में आता है? एसेट साइड में, तो आपका एसेट कम हो रहा है। अगर मैं बोलूं मतलब कौन सा अप्रोच अच्छा है या बुरा है,
वो पर्सन टू पर्सन अपने जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंटिंग करते हो तो ज्यादा एक्यूरेट बैठोगे आप। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, फिर उसका नियम लगाओगे आप। और मॉडर्न अप्रोच एकदम टू द पॉइंट बात करता है। एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है? इनकम या रिवेन्यू? रिवेन्यू रिसीव्ड इन कैश। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिवेन्यू मतलब आपको कहीं से भी पैसा, आपकी इनकम अगर आपको प्राप्त हो रही है कैश में, तो क्या करेंगे? कैश आएगा आपके पास। और रिवेन्यू, रिवेन्यू में क्या आ सकती है? सेल्स, इंटरेस्ट, इनकम, जो भी, कमीशन, है ना? तो आपकी रिवेन्यू। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल। तो व्हाट कम्स इन डेबिट। और रिवेन्यू आपकी जो है नॉमिनल अकाउंट में आती है। अब आप उसमें आ जाओ, यहाँ पे कैश लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? कैश मतलब आपका एक एसेट बढ़ा, और रिवेन्यू मतलब ये भी बढ़ा। अब कैश और रिवेन्यू का रिलेशन कैसा है वो भी समझाऊं? देखते जाओ। हम क्या बनाते हैं? हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बनाने के बाद क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। देखना ध्यान से, रिवेन्यू वाली जो चीजें कहां आती है? क्रेडिट साइड में आती है। मान लो हमारी रिवेन्यू कितनी है? 5 लाख। और हमारे एक्सपेंस कितने हैं? मान लो 1 लाख। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा? 4 लाख होगा। कुल मिला के 4 लाख जो बच रहा है, रिवेन्यू का ही तो हिस्सा बचा है ना। और अल्टीमेटली ये 4 लाख को आप ले जाके क्या करोगे? कैपिटल में ऐड करोगे। मतलब रिवेन्यू की अल्टीमेटली जगह नदी बह के अल्टीमेटली समुंदर में मिलती है। तो ये रिवेन्यू अल्टीमेटली जाके कहां बैठ जा रहा है? लायबिलिटी साइड में बैठ जा रहा है। समझे मेरी बात? और अगर बाय चांस आपका लॉस होता, बाय चांस आपका लॉस होता, तो यहां जाके हम माइनस करते उसको। तो बैलेंस शीट का एक नेचर होता है भाई, अगर जो चीज लाइबिलिटी नेचर की, बैलेंस शीट में इस साइड को लाइबिलिटी बोलते हैं, इस साइड को एसेट बोलते हैं। अगर कोई चीज लाइबिलिटी नेचर की है, उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे तो उसका पॉजिटिव साइन ही रहेगा। और अगर कोई चीज एसेट नेचर की है, उसको प्लस इधर दिखाओगे एसेट साइड में, तो पॉजिटिव साइड। लेकिन कोई लाइबिलिटी है, उसको आप एसेट में दिखा दोगे, या फिर कोई एसेट है उसको लाइबिलिटी में दिखा दोगे, तो अपना साइन चेंज कर लेता है। तो नेट लॉस जो है ना, अल्टीमेटली नेट लॉस को आना कहां पर रहता है? यहां पर। नेट लॉस कहां आना रहता है? एसेट साइड में। लेकिन उसको दिखाने का तरीका क्या है? उसको कैपिटल में माइनस करके दिखाते हैं। समझे मेरी बात? उल्टा अगर करके दिखाऊं, तो एक्सपेंस मान लो आपके 7 लाख के थे, और रिवेन्यू आपकी कितनी थी? 5 लाख। तो आपका नेट लॉस होगा कितने का? आएगा नेट लॉस 3 लाख का आएगा। तो 3 लाख की अल्टीमेटली जगह कहां है? जगह कहां है? यहां आना चाहिए नेट लॉस आपका। आप करके देख लेना, बैलेंस शीट कभी बनाओगे, नेट लॉस को कैपिटल में मत माइनस करना, डेबिट साइड, एसेट साइड में दिखा देना, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। 3 लाख यहाँ आएगा, लेकिन हम इसको यहां ना दिखा के क्या करते हैं? कैपिटल में माइनस करके दिखाते हैं। तो यहां पर इसको बताने का कारण ये था कि हमारे पास, हमने एक खर्चे का, सॉरी, एक इनकम हमको रिसीव हुई। एक इनकम रिसीव हुई तो हमारे पास कैश आया, तो कैश बढ़ा है। और हमारी इनकम रिसीव हुई तो अल्टीमेटली प्रॉफिट है ये। तो प्रॉफिट बढ़ी तो अल्टीमेटली हमारा रिवेन्यू बढ़ा, रिवेन्यू बढ़ा मतलब लायबिलिटी ही बढ़ रही है। मतलब सारी चीज एक एसेट और लायबिलिटी का ही बेस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिवेन्यू रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल्स।
रिवेन्यू रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल्स, इसका क्या करेंगे? हाँ, अगर आपको पैसा आपके बैंकिंग चैनल में, अब है ना अलग अलग चीजें भाई, या तो कोई आया डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर मार दिया, आजकल ट्रेंड चल गया है कि कोई आया आपके स्कैन कर दिया, यूपीआई मार दिया, तो तुरंत पैसा मिल जाता है उसका। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? हमारा बैंक रिसीवर बन गया कि नहीं बन गया? और बैंक रिसीवर बन गया तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और रिवेन्यू, पर्सनल और दूसरा नॉमिनल। बैंक और बैंक अपना एसेट है और रिवेन्यू बढ़ रही है, क्योंकि रिवेन्यू बढ़ने का अल्टीमेटली इफेक्ट कहां पड़ेगा? लायबिलिटी बढ़ रही है। 16। अच्छा, एक चीज मेरे को आप लोगों को इसमें बताना है, चेक, चेक के थ्रू अगर पैसा मिल रहा है तो मैं आप लोगों को आगे चल के कैश बुक पढ़ाऊंगा। सब्सिडरी बुक जब चालू होगी ना, तो वहां पर एक टॉपिक आएगा कैश बुक। तो कैश से जब हमको कोई चीज रिसीव हो रही है तो उसके बारे में डिटेल में वहां डिस्कस करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। अभी हम जर्नल में है करके मैंने नॉर्मली उसको बैंक मान लिया है। ठीक है, कभी कभी चेक मिलता है तो चेक के भी अलग अलग टाइप होते हैं, कैंसल चेक कैंसल बोलते, क्रॉस्ड चेक मिल रहा है, नॉर्मल चेक मिल रहा है ना। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में चर्चा करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, एक बात बताओ, डिस्काउंट हमको मिल रहा है या डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो क्या है हमारे लिए? अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है? एक प्रकार से इनकम है। और डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, लॉस है, लॉस है, एक्सपेंस है। लेकिन डिस्काउंट के साथ समस्या ये है कि अलग से कोई डिस्काउंट नहीं देता। जब आप किसी को कुछ पेमेंट करने जाओगे या आपको कोई पेमेंट करेगा तो उसके साथ डिस्काउंट चिपक के जाता है। तो डिस्काउंट हमेशा आपको कंपाउंड एंट्री का पार्ट बन के दिखेगा। जैसे भाई आपको कोई कमीशन डायरेक्टली दे सकता है, रेंट आपको कोई डायरेक्टली दे सकता है, इंटरेस्ट आपको कोई डायरेक्टली दे सकता है, डिविडेंड आपको कोई डायरेक्टली दे सकता है। ये इनडायरेक्ट इनकम है हमारी, है ना। आप किसी को कमीशन दे सकते हो, आप किसी को रेंट दे सकते हो, आप किसी को इंटरेस्ट दे सकते हो, खर्चे का पेमेंट कर सकते हो, सैलरी दे सकते हो, जो भी है। लेकिन अलग से डिस्काउंट के नाम से हम किसी को खर्चा करते हैं कि नहीं? तो डिस्काउंट हमेशा है ना आपको किसी ना किसी एंट्री के साथ चिपक के दिखेगा, वो कंपाउंड एंट्री का पार्ट बन जाता है। तो डिस्काउंट के लिए रूल यही चलता है, एक्सपेंस और इनकम वाला। लेकिन वो इंडिविजुअल ना होके वो किसी के साथ कंपाउंड बन के जाता है। कंपाउंड एंट्री समझते हो ना, जहां पे मल्टीपल और डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट्स देखने को मिलेंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, डिस्काउंट के बारे में जब बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर नहीं बनाऊंगा उसका पार्ट, लेकिन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सुनना। डिस्काउंट जो होता है, अल्टीमेटली मैं सबका एक नाम दूं, अलाउंस। अल्टीमेटली एक नाम दूं सबका, तो उसको क्या बोलूंगा? अलाउंस। अलाउंस ये वो वाला नहीं है ना, इनकम टैक्स में आप लोग पढ़ते थे सैलरी चैप्टर में, अलाउंस भत्ता वाला अलाउंस नहीं। ठीक है, ये अकाउंट वाला अलाउंस है। तो अलाउंस के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है डिस्काउंट और दूसरा आता है रिबेट। डिस्काउंट आता है और एक चीज क्या आता है? रिबेट आता है। तो अब डिस्काउंट और रिबेट से आप लोग क्या समझते हो? डिस्काउंट जो होती है ना, वो एक नॉर्मल बिजनेस के कोर्स में अपने कस्टमर को दिया जाता है या आपको मिलता है, नॉर्मल बिजनेस कोर्स में। और रिबेट जो होता है वो कब दिया जाता है? सुनते जाओ। तो डिस्काउंट भी आपको दो टाइप का देखने को मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, हम इसको अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनाते, सिर्फ कैलकुलेशन करके इसके अमाउंट को कम कम कर देते हैं।
ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं की जाती है, ओनली कैलकुलेशन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कैलकुलेशन और दूसरा एंट्री। तो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन होती है, एंट्री नहीं होती है। कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन भी करते हैं और एंट्री भी करते हैं, लेकिन एंट्री कैसी करते हैं, कंपाउंड एंट्री का पार्ट बनता है। और रिबेट मतलब क्या होता है समझो, रिबेट भी एक प्रकार का अलाउंस है, लेकिन कभी कभी हम है ना, रिबेट जो होता है वो कब दिया जाता है, आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है या आपने जो स्पेसिफिकेशन बोला था सामने वाला आपने वो पूरा नहीं कर पाया, या कुछ डिफेक्ट है प्रोडक्ट में, तो उस केस में स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट के कारण हमको क्या देना पड़ता है, रिबेट देना पड़ता है। और रिबेट का ट्रीटमेंट सेम वही कैलकुलेशन भी होगा इसका, और एंट्री भी करते हैं रिबेट के नाम से। समझ में आ गई बात। डिस्काउंट की बात करूं तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ओवरऑल लगभग सभी कस्टमर को देते हैं। जैसे आप किसी मॉल में चले जाओ, उसकी एमआरपी लिखी रहेगी 1000, फिर काट के लिख देगा वही चीज 500 रुपए, तो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। आप लोगों ने अभी कोर्स हमारा परचेस किया है, तो उसमें देख रहे होंगे 3000 लिखा होगा, काट के यहाँ पे डिस्काउंट 2000 रुपए, 2001 रुपए, तो आपको क्लास कितने में पड़ी, इतने की पड़ी। तो ये क्या मैं किसी एक स्टूडेंट को दे रहा हूँ कि सबको, ये दिखाने का साइकोलॉजिकल है ये। मैंने मार्केट का एक सर्वे किया था छोटा सा कि सब ऑडिटर की क्लास कितने की चल रही है, तो मेरे को पता चला भाई 3000 रुपए मार्केट रेट है, अभी चल रहा है, कहीं कहीं पे उतना ले रहे हैं लोग। तो मैंने 3000 रुपए जानबूझ करके रेट रखा, लेकिन मेरे को पर्सनली 1000 रुपए ही चार्ज करना था। जो मैं आप लोगों से ले रहा हूँ किस चीज का ले रहा हूँ, टेस्ट का, और जो मैं आप लोगों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ, जो बुक्स ले रहा हूँ, रिसोर्स, तो उसका क्लास का कोई चार्ज मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, जो भी है। तो मेरे को जो ये मिल रहा है, तो मैंने 3000 की क्लास को आपको कितने में प्रोवाइड किया, इतना। ये दिखाने का एक साइकोलॉजिकल है, लेकिन अल्टीमेटली दे तो सबको रहा हूं ना। तो ये जो डिस्काउंट कर रहा हूं, ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड, इसको मैं एंट्री में कहीं नहीं ले रहा हूं। अब कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं, कैश डिस्काउंट मतलब वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो कैश डिस्काउंट, मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है कि बोला सर मेरे को कम कर दो, वैसे तो कम करने का कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एक काम करो कि आप एक काम करना कि इसमें आप 500 रुपए कम कर देना। तो उसकी क्लास कितने की पड़ी, ये सबके साथ कर रहा हूं क्या, नहीं। तो ये 500 रुपए जो है ना, ये जो हो गया कैश डिस्काउंट हो गया, और उसके कैश पेमेंट करने पर ही वो कम होगा। ठीक है। और रिबेट जो होता है कि कोई डिफेक्ट है, कुछ है, तो उस केस में वो अलग चीज है। हाँ, कैसे मतलब, तो वही कुछ मतलब टेक्निकल डिफेक्ट, या वो प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है ह्रास। डेप्रीसिएशन का क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस है, नुकसान है, तो एक प्रकार का एक्सपेंस है या लॉस है ना। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेप्रीसिएशन एक अकाउंट खुलेगा, और डेप्रीसिएशन लगने से हमारा क्या बिजनेस से कैश जाता है क्या, नहीं, हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, एसेट, जो भी एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लग रहा है वो। ये कौन सा अकाउंट हुआ आपका, और एसेट कौन सा, इधर अगर आओगे तो यहाँ पर आपका डेप्रीसिएशन अकाउंट ही खुलेगा, और एसेट। डेप्रीसिएशन मतलब आपका एक खर्चा बढ़ा, और एसेट मतलब ठीक है, डेप्रीसिएशन। उसके बाद डेप्रीसिएशन के बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया रहता है ना, उसके ऊपर बिजनेस जो है अपने ओनर को ब्याज देता है। मतलब कैपिटल के ऊपर ब्याज दे रहे, सीधी सी बात। तो बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया, बिजनेस के लिए ये खर्चा हो गया, और
और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बेसिकली कैपिटल, उसका पेमेंट नहीं किया जाता, कैपिटल को बढ़ा देता है, कैपिटल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिसीव कौन करता है, ओनर। और ओनर को कुछ दे रहे हैं। चलो पहले अपन एक नाम खोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, क्योंकि कैपिटल को बढ़ा रहा है ना वो, तो एक प्रकार से ओनर को ही दे रहे हैं, तो ये जाएगा कैपिटल में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कौन सा अकाउंट बनेगा आपका, और कैपिटल आपका क्या बनेगा, नॉमिनल है क्योंकि खर्चा है, और पर्सनल क्योंकि कैपिटल इन्वॉल्व है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल, ये आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के अंदर मैं इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं, देखते हैं। जो ड्राइंग्स के अंदर मैं लिख रहा हूं ड्राइंग्स ऑफ कैश, कैश का ड्राइंग्स कर रहे हैं अपन। और कभी कभी काय का ड्राइंग्स हो जाता है, गुड्स का। मान लो मैं किराना दुकान चलाता हूं, अपने घर का राशन अपनी दुकान से निकाल के ले जाता हूं, तो गुड्स का ड्राइंग्स हुआ कि नहीं। तो कैश के केस में, कैश के केस में क्या होगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू कैश, मतलब ड्राइंग्स डेबिट होगा और कैश आपका जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ड्राइंग्स कौन से अकाउंट में जाएगा भाई, ड्राइंग्स कौन से अकाउंट में जाएगा, ड्राइंग्स मतलब व्यापारी अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। ड्राइंग्स को, मेरे को खुद कंफ्यूजन हो रहा है, ड्राइंग्स किस पे लूंगा मैं। देखो ड्राइंग्स, जो मेरे दिमाग में बात है, ड्राइंग्स को पर्सनल अकाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का ओनर बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल, तो अपन उसको कैपिटल को क्या रखे, पर्सनल। अब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल चीजों के लिए रिसीव कर रहा है, मतलब अपन वो अभी वो रिसीवर है एक प्रकार से, रिसीवर होने के कारण हम उसका नाम नहीं लिख रहे, ड्राइंग्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका पर्सनल। हाँ, हाँ अल्टीमेटली कैपिटल में ही एडजस्ट होता है, इसलिए पर्सनल बनेगा। और कैश जा रहा है मतलब रियल। अब इधर अकाउंट तो वही खोलेंगे, यहाँ पे लाइबिलिटी, आपकी एक लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। कैपिटल कम होता है ना ड्राइंग के कारण, तो लाइबिलिटी कम हो रही है। और कैश भी, कैश मतलब क्या कम हो रहा है, एसेट आपका कम हो रहा है। अब गुड्स की बात करें तो गुड्स में क्या करोगे, कैश के बदले गुड्स लगाओगे आप, है ना। तो यहाँ पर एक काम करो, अलग ना बना के कैश और गुड्स लिख रहा हूं, नहीं ऐसे ही रहने दो। क्या लिखूं अब यहाँ पे, ड्राइंग्स हो रहा है किस चीज का, गुड्स का, तो यहाँ लिखूंगा क्या मालूम है, परचेस लिखूंगा। ड्राइंग्स को कौन से अकाउंट में, और परचेस को, ठीक है, गुड्स कम हो रहा है, खरीदा हुआ माल ही लेके चले गए, है ना। ड्राइंग्स और परचेस, ड्राइंग्स मतलब, कैपिटल वाले का ठीक बोलो, कैपिटल रहता है ना, तो ड्राइंग्स को कैपिटल में डालेंगे,
अल्टीमेटली लाइबिलिटी है लेकिन कैपिटल के नाम से अलग है, तो कैपिटल कम हो रहा है इससे, ठीक है। और इसमें भी आप कैपिटल कर लो। हाँ, और परचेस आपका, पहले आपने 1 लाख का माल खरीदा था, तो आप बिजनेस का खर्चा 1 लाख मान के चल रहे थे। अब उसमें से 5,000 का माल घर खर्चे के लिए निकाल लिए, घर के लिए निकाल लिए, तो अब आपके बिजनेस का खर्चा 1 लाख कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 95,000, क्योंकि वो 5,000 का खर्चा तो घरेलू खर्चा कहलाएगा ना, तो बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे, इसलिए खर्चा कम हो रहा है उससे, बिजनेस का खर्चा कम हो रहा है, ठीक है। उन्नीस नंबर में लिखो बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? उधारी में जिनको हम माल बेचे थे, उधारी में जिसको माल बेचे थे, अब वो हमारा पैसा डुबा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? बैड डेट। यहाँ पे क्या होगा बताओ? बैड डेट के नाम से अकाउंट खुलेगा, और कम क्या होगा हमारा? डेटर्स, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे। बैड डेट हमारे लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और डेटर्स हमारे लिए क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, अगर किसी इंडिविजुअल को अगर आप बता रहे हो तो पर्सनल लिख सकते हो, ठीक है, जिसने पैसा डुबाया। बैड डेट, एक्सपेंस लॉस बढ़ गया, एसेट क्या होगी? कम। ध्यान से देखना। आपने कोई एसेट खरीदा, अगर आपने कोई एसेट खरीदा और खरीदते समय आपने कोई खर्चा कर दिया, एसेट खरीदते समय, नॉर्मली खर्चा नहीं बोल रहा हूं, आप मान लो मशीन खरीदे, मुंबई से आई यहाँ पर, तो उसके लिए भाड़ा दिए होंगे गाड़ी का, फिर यहाँ लाने के बाद उसको इंस्टॉल कियोगे, खर्चा कियोगे, तो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेस ऑफ एसेट हो गया। तो इन एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करोगे? पैसा तो जा ही रहा है आपका अगर कैश में दोगे तो, सॉरी कैश नहीं आएगा, कैश यहाँ आएगा, और खर्चा है, किस नाम को मैं डेबिट करूंगा? कैश तो क्रेडिट होगा क्योंकि कैश दे रहे हो आप, है ना, और ऐसे खर्चों का लगभग पेमेंट कैश में ही होता है। ऐसा कोई भी खर्चा जो अगर एसेट को खरीदने के समय किया गया है, तो वो खर्चा एसेट की कॉस्ट को बढ़ाता है। मतलब कुल मिला के उस खर्चे के नाम से एंट्री नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे? एसेट के नाम से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अब एसेट के नाम से खर्चा करेंगे तो उसको हम कौन सा मानेंगे? नॉमिनल मानेंगे कि रियल मानेंगे? हम मानेंगे कि एसेट खरीदे तो उसको रियल ही मानेंगे, ठीक है। एक बार इसमें भी चेक कर लेता हूं उसने क्या माना है। नहीं, नॉमिनल ही माना है, ठीक है। भाई समझना मेरी बात, खर्चा किया है ना, अल्टीमेटली जा रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ा रहा है, लेकिन खर्चा तो हमारे लिए क्या है? रियल है ना।
अकाउंटिंग करते समय ध्यान दिक्कत आएगी यहाँ पे। वो एसेट अकाउंट को बढ़ा एसेट को बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पर जब आप अकाउंटिंग करने बैठोगे तो पहले खर्चे के नाम से एंट्री करोगे, उसको बाद में फिर एसेट में ट्रांसफर करोगे, मतलब पहले नॉमिनल मान के लोगे, बाद में उसको रियल में कन्वर्ट करोगे। वो परचेज से रिलेटेड होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एसेट से रिलेटेड होगा तो नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली उसको क्या लिख दे रहा हूँ, रियल। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। नॉमिनल से हम बाद में क्या बनाएंगे उसको, और कैश को तो रियल ही मानते हैं। और यहां पर पहले हम उसको खर्चा मानेंगे, बाद में उस खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, जिससे एसेट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कैश चलो नेक्स्ट में आ जाओ। मैं आप लोगों को टोटल कितना 35-36 ठोक बोल दिया था ना। कुछ कुछ चीजें क्या किया है, ये जो लिस्ट है मेरे पास उसी को देख के करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। कुछ कुछ चीजें है ना मैंने इसमें मर्ज कर दी, जैसे एक्सपेंस के नाम से इसमें 4 ठोक अलग अलग बने, सैलरी का अलग, वेजेस का अलग। ठीक है, तो मैंने अब एक खर्चे के जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वही खर्चा तो वही ट्रीटमेंट तो दूसरे का करोगे, तो उसको मैंने अलग अलग ना करा के एक में ही मर्ज कर दिया, इसलिए आपका यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो गए, कम हो गए। अब इसके आगे की क्लास में मैं कल, इस चैप्टर का लास्ट डे रहेगा, मैं आप लोगों को जीएसटी करवाऊंगा, पूरा जीएसटी का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। फिर टेस्ट एक साथ लूंगा दोनों का, मैं जीएसटी का और इसका मिला के। ठीक है, तो चलो अभी क्लास अपन ओवर कर रहे हैं, फिर 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों की ऑडिट स्टार्ट करूंगा।